मेरे प्रिय छात्र छात्रों, आज हम आपको जोड़, घटाया, गुणा एवं भाग के गुणधर्म के बारे में बताएंगे। जैसा कि पहले हम आपको संख्याओं का अध्ययन करा चुके हैं, जिसमें सबसे पहले एक प्रगुण है समवर्ग का प्रगुण। नंबर 1 समवर्ग का प्रगुण। समवर्ग के प्रगुण में बताया गया है, जब हम किन्हीं भी दो प्राकृतिक संख्याओं को आपस में जोड़ते हैं तो हमें हमेशा प्राकृतिक संख्या ही प्राप्त होती है। जैसे दो प्राकृतिक संख्याएं 3 तथा 4, इन दोनों को जोड़ते हैं 3 धन 4 बराबर 3 और 4 को जोड़ने पर 7 प्राप्त होता है। यहाँ पर 7 भी एक प्राकृतिक संख्या है। अतः इस प्रकार के जोड़ पर हम जो प्रक्रिया होती है उसे कहते हैं हम समवर्ग का प्रगुण। नंबर 2 योग का क्रम विनिमय नियम। योग का क्रम विनिमय नियम। इसमें क्या होता है कि जब किन्हीं दो संख्याओं को हम आपस में जोड़ देते हैं, यदि उनका जोड़ने का क्रम भी बदल दिया जाए, जैसे 3 धन 4, यहाँ पर पहले 3 है और दूसरी बार में 4 है। इसका क्रम है पहला 3, फिर दूसरी बार 4, इन दोनों को जोड़ा गया, फिर इसी को पहले का क्रम कर दिया 4 और दूसरा क्रम कर दिया 3। तब 3 और धन 4 और 4 धन 3, ये दोनों ही जोड़ बराबर होंगे। अतः 3 धन 4 बराबर 4 धन 3, ये बराबर होंगे। इसमें क्या होता है कि इसका किसी भी जोड़ का अगर हम क्रम बदल दें तो उस जोड़ पर कोई भी असर नहीं पड़ता। नंबर 3 है योग का तत्समक अवयव। योग का तत्समक अवयव। यहाँ पर दिया गया है कि हमारी प्राकृतिक संख्याओं में 0 एक ऐसी संख्या है जिसको हम किसी भी प्राकृतिक संख्या में जोड़ दें तो उस प्राकृतिक संख्या पर कोई भी असर नहीं पड़ता, ज्यों की त्यों ही रहती है। जैसे 0 धन 5, यहाँ पर 0 एक ऐसी संख्या है जो 5 प्राकृतिक संख्या में जोड़ने पर 5 के 5 ही रहते हैं। और 7 धन 0, 7 में प्राकृतिक संख्या 7 में अगर 0 जोड़ दिया जाए तब भी इस पर कोई असर नहीं पड़ता, तब यह प्राकृतिक संख्या 7 ही रहती है। इस प्रकार हम देखेंगे यहाँ पर 0 एक ऐसी संख्या है जिसको प्राकृतिक संख्या में जोड़ने पर प्राकृतिक संख्या पर कोई असर नहीं पड़ता। अतः हम 0 को योग का तत्समक अवयव कहेंगे। 0 को योग का तत्समक अवयव कहेंगे। चौथा आता है योग का साहचार्य प्रगुण। योग का साहचार्य प्रगुण। इसमें बताया गया है कि जब हम किन्हीं भी संख्याओं को
किन्हीं भी प्राकृतिक संख्याओं को जोड़ते हैं, जैसे 2 धन 3, किन्हीं दो प्राकृतिक संख्याओं को जोड़ते हैं। अब इसमें अगर हम तीसरी प्राकृतिक संख्या 4 जोड़ दी जाए तो ये किस प्रकार से अगली प्रक्रिया देखते हैं उसके बराबर होगी। जैसे अब हम क्या करेंगे, पहले 2 धन 3, 2 और 3 प्राकृतिक संख्याओं को जोड़ा। अब हम क्या करते हैं, 2 को अलग निकाल लेते हैं, धन अब इसमें 3 और 4 प्राकृतिक संख्याओं को जोड़ देते हैं। इस प्रकार से प्राप्त योग होता है वो हमारा पहले संक्रिया और दूसरी संक्रिया के बराबर होता है। इस प्रकार का योग का जो नियम है उसे हम कहते हैं सहचार प्रगुण। इस प्रकार हम देखते हैं कि ये सारे प्रगुण हम जोड़, गुणा, भाग, घटाव आदि में हम प्रयोग कर सकते हैं। दूसरा आया है गुणा। तो गुणा का संबरक नियम। नंबर 1, गुणा का संबरक नियम। गुणा के संबरक में क्या है कि इसमें भी वही है जो योग का संबरक नियम है। जब हम किन्हीं दो प्राकृतिक संख्याओं का गुणा आपस में करेंगे तो हमें प्राकृतिक संख्या ही मिलेगी। जब हम किन्हीं दो प्राकृतिक संख्याओं का गुणा आपस में करेंगे तो हमको प्राकृतिक संख्या ही प्राप्त होती है। जैसे 5 गुणा 3, यहाँ पे 5 और 3 प्राकृतिक संख्याएं हैं, इन दोनों का गुणा किया तो हमको गुणनफल प्राप्त 15 प्राप्त होता है। 15 भी एक प्राकृतिक संख्या है। अतः इस प्रकार के गुणा पर जो नियम प्रयोग किया गया इसको हम कहते हैं गुणा का संबरक नियम। नंबर 2, गुणा का क्रम विनिमय नियम। गुणा का क्रम विनिमय नियम। गुणा का क्रम विनिमय नियम, इसमें क्या है कि जब हम किन्हीं दो प्राकृतिक संख्याओं का आपस में गुणा करते हैं, जैसे 7 गुणा 4, यहाँ पर पहला क्रम है 7 का, दूसरा क्रम है 4 का, तब इनका गुणनफल निकालते हैं। अब हम इनका क्रम बदल देते हैं, पहला क्रम कर देते हैं 4 का गुणा दूसरा क्रम कर देते हैं 7 का। तो पहली प्रक्रिया में और दूसरी प्रक्रिया में दोनों का गुणनफल बराबर होता है। इस प्रकार के गुणा के नियम को हम गुणा का क्रम विनिमय नियम कहते हैं। शून्य का प्रगुण नियम। नंबर 3, शून्य का प्रगुण नियम। शून्य का प्रगुण नियम। इस संक्रिया में निम्न प्रकार से करते हैं हम, जैसे किसी भी संख्या में अगर हम 0 का गुणा कर दें तो हमको हमेशा 0 ही प्राप्त होता है। जैसे 0 गुणा 3, यहाँ पर हम 0 का पहाड़ा 3 बार पढ़ें तब भी हमको 0 ही प्राप्त होता है। 5 गुणा 0, 5 का गुणा हम 0 में करें तो 5 का पहाड़ा 0 बार पढ़ेंगे तो गुणनफल 0 ही मिलेगा। अतः हम इस गुण को हम
शून्य का प्रगुण नियम कहते हैं। गुणा का तत्समक अवयव। नंबर 4, गुणा का तत्समक अवयव। इस प्रगुण में होता है कि जब हम किसी भी प्राकृतिक संख्या में 1 का गुणा कर दें तो उस प्राकृतिक संख्या पर कोई असर नहीं पड़ता, ज्यों की त्यों ही होती है। जैसे 1 गुणा 7, 1 का गुणा 7 प्राकृतिक संख्या में करते हैं हम, तो यों की त्यों ही प्राकृतिक संख्या 7 ही प्राप्त होती है। 5 का गुणा 1 में कर दें तो 5 1 5, 5 ही प्राकृतिक संख्या प्राप्त होती है। इस प्रकार हम देखते हैं कि किसी भी प्राकृतिक संख्या में 1 संख्या का गुणा कर दें तो हमें 1 का गुणा करने पर उस प्राकृतिक संख्या पर कोई असर नहीं पड़ता। प्राकृतिक संख्या यों की त्यों ही होती है। इस तरह से हम 1 को हम गुणा का तत्समक अवयव कहेंगे। 1 गुणा का तत्समक अवयव है। अतः हम 1 को हमेशा गुणा का तत्समक अवयव कहेंगे। अगला है गुणा का साहचार नियम। गुणा का साहचार नियम। गुणा के साहचार नियम में जैसे नंबर 5, गुणा का साहचर्य नियम। पहली 2 प्राकृतिक संख्या हैं 4 गुणा 3। इसमें हम अगर किसी तीसरी प्राकृतिक संख्या 7 का गुणा कर दें तो गुणनफल प्राप्त होता है कि किन्हीं 4 प्राकृतिक संख्या का गुणा हम 3 और 7 के गुणनफल में कर देते हैं। तब इस प्रकार प्राप्त पहली प्रक्रिया और दूसरी प्रक्रिया दोनों ही प्रक्रियाओं का गुणनफल बराबर होगा। इस प्रकार के गुणा को हम गुणा का साहचार नियम कहते हैं। गुणा का वितरण नियम। 6वां गुणा का वितरण नियम। गुणा का वितरण नियम। गुणा के वितरण नियम में हम एक प्रक्रिया के माध्यम से समझते हैं कि जैसे 4 धन 3 में हम 5 का गुणा करते हैं। ये इस प्रकार से प्राप्त गुणनफल हमको किस गुणनफल के बराबर प्राप्त होता है? जैसे 4 गुणा 5 धन 3 गुणा 5। जहाँ 5 का गुणा हम 4 धन 3 के योगफल में कर रहे थे, वहीं पर अब हम इस 5 का गुणा 4 में करेंगे, धन फिर 5 का गुणा 3 में करेंगे, और इस प्रकार दोनों के गुणनफल का योग पहली प्रक्रिया के गुणनफल के बराबर होता है।
इस प्रकार के हम गुणा की प्रक्रिया को गुणा का वितरण नियम कहते हैं। इस प्रकार हम आगे देखेंगे। अभ्यास 2 करेंगे। अभ्यास 2 का जैसे पहला प्रश्न है नंबर अभ्यास 2B। पहला प्रश्न पहले प्रश्न का फर्स्ट सवाल है आपका 468 गुणा 0 बराबर, इसका हम गुणनफल निकालेंगे। इसका जब हम गुणनफल निकालेंगे तो यहाँ पर जब हमने पहले ही पढ़ा था कि शून्य का प्रगुण, कि किसी भी प्राकृतिक संख्या में जब हम शून्य का गुणा कर देते हैं तो वो शून्य की ही शून्य रहती है। किसी भी प्राकृतिक संख्या में अगर शून्य का गुणा कर दें तो हमको गुणनफल क्या प्राप्त होता है? शून्य। अतः 468 में शून्य का गुणा करने पर हमको गुणनफल शून्य प्राप्त होगा। यह है शून्य का प्रगुण नियम। इसके आधार पर हम 468 गुणा शून्य बराबर शून्य लिख सकते हैं। अगला सवाल है सवाल नंबर 1 का सेकंड। 8976 गुणा 5432 बराबर 5432 गुणा खाली जगह। इस खाली जगह में आपको बताना है कितनी संख्या आएगी। इसमें दिया गया है गुणा का क्रम विनिमय नियम के आधार पर हम देखते हैं कि पहली प्रक्रिया में 8976 गुणा 5432 दिया हुआ। पहले क्रम पे 8976, दूसरे क्रम पे 5432। दूसरी प्रक्रिया में क्या है कि पहले क्रम पे 5432, जब इसी के गुणनफल के बराबर ही हमको देखना है तो जो क्रम विनिमय नियम के आधार पर जो दूसरी संख्या होगी वह 8976 होगी। अतः आपका उत्तर हुआ 8976। अतः इस नियमों के आधार पर हम अभ्यास 2B के एक्सरसाइज के सवाल नंबर 2 से सवाल नंबर 3 तक हम पूरे प्रश्नों के उत्तर हल कर सकते हैं।